गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट। सो आज हम डिस्कस करते हैं, दोबारा से थोड़ी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रेट देयर आर 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस: very fast reaction, very slow reaction and moderate reaction. Very fast reaction which completes in a fraction of time, जो बहुत जल्दी होते हैं, जैसे कि आयनिक रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन जो कि बहुत स्लो होते हैं। और थर्ड टाइप के जो रिएक्शंस हैं जो है मॉडरेट रेट रिएक्शन। जो मॉडरेट रेट रिएक्शंस हैं जो कि फाइनाइट टाइम में होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह में भी होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उन्हीं रिएक्शंस की बात करते हैं बेसिकली हम इस चैप्टर में। मॉडरेट रिएक्शंस और उन्हीं के रेट की हम बात करते हैं बेसिकली। तो ग्राफिकली अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो टाइप ऑफ रेट जो होते हैं वो कितनी टाइप के होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो अकॉर्डिंग टू रेट, जो रेट हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो रेट हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एवरेज रेट, ठीक है जी, और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, है ना, और एक होता है इनिशियल रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन या रेट ऑफ ए रिएक्शन, जो कि एक ही बात है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर हम डिफाइन करें तो वही डेफिनेशन है जो हम पहले बात कर चुके हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है, जो कि विच इज डिफाइंड एज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, ठीक है। तो एवरेज रेट ग्राफिकली अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एवरेज रेट जो है वो किस तरह से लिखते हैं हम। तो देखिए, मान लो कि इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रखा है, मैं वाई एक्सिस की तरफ मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन ले रहा हूँ रिएक्टेंट्स की, और इस तरफ मैं टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे टाइम 0 है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, ये T1 है, फिर ये T2 है, ठीक है। अगर मुझे एवरेज रेट निकालना है रिएक्शन का, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन पे जो रिएक्टेंट्स के डिक्रीज को शो कर रहा है, इस लाइन पे मुझे 2 पॉइंट लगाने हैं। एक मैंने मान लो ये पॉइंट लगा लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वो C1 है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो T1 है। अब मैं इसी लाइन पे एक और पॉइंट जो है वो कंसीडर करता हूँ। उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो C2 होगी, और टाइम जो है वो T2 हो गया। तो फिर जो एवरेज रेट जो है इस रिएक्शन के लिए, जो मैं कैसे लिख सकते हैं हम, तो कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट दैट इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा T, विच इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद चेंज इन टाइम, दैट इज C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1, ठीक है। हमें पता है C2 जो है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, और C1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन अगर यहाँ हम देखेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि कंसंट्रेशन जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं रेट को फाइंड करने के लिए इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए समझ में आ गया बच्चों? ओके। अगर हमें यही ग्राफ जो है एवरेज रेट के लिए इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट अगर प्लॉट करना है, तो देख लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, इस तरफ कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, इस तरफ क्या है, टाइम है, और ये इस तरह से ग्राफ बनेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मुझे एवरेज रेट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट लिखना है, तो अगेन आई विल कंसीडर दी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कंसीडर कर लूँगा, और इनके करस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन है वो मैं एक C1 और दूसरा C2 ले लूँगा, और इनके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो T1 और T2 आ जाएगा। तो फिर जो रेट आ जाएगा इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट वो क्या आ जाएगा, अगेन दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन
डेल्टा C ओवर डेल्टा T विच इज इक्वल टू C2 माइनस C1 ओवर T2 माइनस T1। C2 यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C1, क्योंकि हमें पता है इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए C2 माइनस C1 यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगी, वैल्यू जो आ जाएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर छोटा मोटा आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, वो आप कर सकते हैं। आपको C1 दिया होगा, C2 दिया होगा, T1 दिया होगा, T2 दिया होगा, रेट निकालने के लिए बोला होगा, तो हम रेट निकाल सकते हैं। इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं, इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखो, आगे हमें समझना है इंस्टेंटेनियस रेट का क्या मतलब है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि अगेन अगर ग्राफिकली हम समझने की कोशिश करें तो सेम वैसे ही हम ग्राफ बना लेंगे। इस तरफ कंसंट्रेशन है, इस तरफ क्या है, इस तरफ कंसंट्रेशन है, इस तरफ क्या है, टाइम है, और ये इन टर्म ऑफ क्या है, रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो कि टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस रेट को स्टडी करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो रेट होगा रिएक्शन का, एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम के ऊपर फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो रेट होगा उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे ये जो पॉइंट लगाया मैंने, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट होगा इस रिएक्शन का, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज इन टाइम जो है T2 माइनस T1 है वो ज़ीरो है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है T है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होगा, पर्टिकुलर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होगा उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट्स हम निकाल सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं इस कर्व के ऊपर, और उस कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग इस तरफ कंसंट्रेशन जो होगी और इस तरफ जो टाइम होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करेंगे। तो विच कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो इन टर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट हम डेल्टा की जगह पे क्या लिखते हैं, स्मॉल डी लिखते हैं, स्मॉल डी C ओवर डी टी। स्मॉल डी मीन स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डेल्टा की जगह पे डी लिख देते हैं इन टर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। सिमिलर इज द केस विद प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में भी वही होगा, एक इस तरफ कंसंट्रेशन है, इस तरफ टाइम है, ये कर्व शो कर रही है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो वैसे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो रेट होगा उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट में डेल्टा की बजाय हम स्मॉल डी लिखते हैं, तो स्मॉल डी C ओवर डी टी कर देते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो रेट होता है, विच कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है जी, अब तीसरे रेट की बात करते हैं, वो है इनिशियल रेट। इनिशियल रेट जो है, इनिशियली किसी रिएक्शन का रेट, इनिशियली जब वो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है या स्टार्ट होने के ऊपर, जैसे कि मान लो कि हम y को स्टार्ट करते हैं, जैसे ही स्पीड देते हैं और जैसे ही वो चलना शुरू होती है, तो जैसे ही वो चलना शुरू होती है उस टाइम जो रेट है, इनिशियली जो रेट होता है किसी रिएक्शन का, जब मतलब टाइम क्या है, ज़ीरो है, जब टाइम क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, व्हेन द रिएक्शन इज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, तो उस टाइम जो रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट। लास्ट चीज़ ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हमें कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसके लिए हम रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे ये है N2 + 3H2 2NH3 है, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2 ओवर डेल्टा T। ठीक है, बीच में इक्वल का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर हाँ, यहाँ माइनस क्यों लगाया, क्योंकि N2 क्या था, रिएक्टेंट था, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ मींस डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद टाइम। ठीक है, फिर आगे इक्वल टू का साइन लिखते हैं, फिर डेल्टा चेंज इन डेल्टा H2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 और डेल्टा T। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2, यहाँ पे भी माइनस साइन लगाया, माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि कंसंट्रेशन H2 की भी डिक्रीज होगी। जो भी रिएक्टेंट होता है उनकी जब भी रेट लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट जब भी लिखते हैं, जो भी रिएक्टेंट होता है उसके साथ माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो प्रोडक्ट होता है, देखिए जो प्रोडक्ट होता है उसमें प्लस लिखते हैं, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ओवर डेल्टा T, इस तरफ से
इस पूरी इक्वेशन के लिए रेट इस तरह से लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं। हाँ, क्वेश्चन इज कि ये जो 3 जो है ये कहाँ से लिखा, यहाँ पे भी हमें 1/, यहाँ पे भी हमें NH3 के केस में 2 जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3, 2 जो है हम कहाँ से लिखते हैं, जो कि स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं, जो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के जो स्टीकोमेट्री कोफिशिएंट होते हैं उनको हम नीचे लिख देते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं। जैसे यहाँ H2 के साथ 3 था तो 3 हमने यहाँ नीचे लिख दिया, NH3 के साथ 2 था तो 2 नीचे लिख दिया। ऐसा क्यों लिखते हैं हम बेटा, ये समझने वाली बात है, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट बनाने के लिए हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंटली रिएक्ट करे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो इसलिए जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। जो जो भी स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में उनको नीचे लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द रेट। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है N2 की, ये वाला जो चीज़ है डेल्टा N2 और डेल्टा T, फिर H2 की डेल्टा H2 और डेल्टा T, ठीक है, और ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इनका वेरिएशन, इनकी कंसंट्रेशन जो है इन रिएक्शन में वो अलग अलग हो सकती है। बट जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इक्वलाइज करने के लिए, रेट के रिएक्शन को इक्वलाइज कांस्टेंट करने के लिए वी कैन से, या कांस्टेंटली वो रिएक्ट करते हैं, हम रेट के रिएक्शन के रेट्स को इस तरह से जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको नीचे लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मान लो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, आपको दे दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 दे दिया, मतलब डेल्टा H2 डेल्टा T दे दिया, तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, यहाँ से -1/3 से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। इस ऐसे ही आपको ये पूछा जा सकता है, ये दिया हो सकता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, ये दिया हो सकता है, ये दिया हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली कुछ भी दिया हो सकता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 दिया हो सकता है, H2 दिया हो सकता है, ठीक है, और कोई एक पूछा हो सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, जैसे NH3 पूछा होगा, मान लो ये दिया है और ये पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा NH3 और डेल्टा T, तो निकाल सकते हैं आप, ये फार्मूला इक्वेट करोगे आप, ये 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू यूज़ करोगे, यू विल गेट द आंसर। मैं आपको न्यूमेरिकल भी दूंगा इसके ऊपर। थैंक यू।